तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानिए आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है मैन्यूमेशन। दोस्तों मैन्यूमेशन का मतलब होता है स्वतंत्रता देना, यानी कि आज़ादी देना। यानी कि मैन्यूमेशन का मतलब होता है किसी स्लेव को ऑफिशियली फ्रीडम देना। स्लेव यानी कि किसी गुलाम को, किसी बंदी को। तो यानी कि जब मतलब कि किसी गुलाम को या फिर किसी बंदी को, किसी कैदी को जब ऑफिशियली फ्रीडम दिया जाता है, आज़ादी दी जाती है, उसे मुक्त किया जाता है, तो उसे मैन्यूमेशन कहते हैं। ये जो टर्म है वो ज़्यादातर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है जब ओनर या फिर अथॉरिटी लीगल किसी एंस्लेव्ड पर्सन को बॉन्डेज से रिलीज कर देती है। यानी कि एंस्लेव्ड पर्सन को, यानी कि किसी कैदी को बॉन्डेज से, यानी कि किसी बंधन से रिलीज कर देती है, तो उसे हम मैन्यूमेशन कहते हैं। मतलब कि गुलामी से आज़ादी का फॉर्मल एक्ट, दैट्स मैन्यूमेशन। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मैन्यूमेशन यानी क्या होता है। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि एंशिएंट रोम में स्लेव को लीगली फ्रीडम मिलना, यानी कि मतलब कि आधिकारिक तौर से जो है वो मतलब कि उनको आज़ादी मिलना किसी मतलब कि गुलाम को, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो मैन्यूमेशन कहेंगे। या फिर हिस्ट्री बुक्स में स्लेवरी के एंड का जो प्रोसेस है तो वो होता है एक्ट ऑफ मैन्यूमेशन। या फिर फॉर्मर स्लेव का फ्री सिटीजन बन जाना, यानी कि जो मतलब कि पहले गुलाम हुआ करता था अब वो फ्री सिटीजन बन चुका है, तो वो होता है रिजल्ट ऑफ मैन्यूमेशन। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि मैन्यूमेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ फ्रीइंग द स्लेव, यानी कि किसी गुलाम को की मुक्ति देना, आज़ादी देना। तो उस एक्ट को, यानी कि उस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, तो मैन्यूमेशन हम उसे कहेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है इमेंसिपेशन, लिबरेशन या फिर रिलीज। दोस्तों इन तीनों का ही क्या मतलब होता है। इमेंसिपेशन या फिर लिबरेशन का तो मतलब होता है कि आज़ादी देना, किसी को जो है वो मतलब कि मुक्ति प्रदान करना, किसी को आज़ादी देना, किसी को छोड़ना। और रिलीज का भी सेम मतलब है। रिलीज का मतलब होता है किसी को रिहा कर देना, किसी को छोड़ देना, किसी को निकालना, तो उसे हम कह सकते हैं रिलीज। वही एंटीनिम में हमारे पास है एंस्लेवमेंट, बॉन्डेज या फिर कैप्टिविटी। दोस्तों एंस्लेवमेंट का मतलब होता है किसी को बंदी बनाकर रखना, बॉन्डेज का भी मतलब होता है किसी को बंधन में रखना, बंदी बनाकर रखना, और कैप्टिविटी का भी मतलब होता है किसी को कैद करके रखना। बेसिकली जो है वो मतलब कि जब किसी को पकड़ कर रखा जाता है, जेल में रखा जाता है, प्रिजन में रखा जाता है, कैदी बनाकर या फिर बंदी बनाकर, तो उसे हम क्या कह सकते हो, उसे हम कह सकते हैं एंस्लेवमेंट, बॉन्डेज या फिर कैप्टिविटी। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द किंग अनाउंस द मैन्यूमेशन ऑफ ऑल स्लेव्स एज अ स्टेप टुवर्ड जस्टिस एंड इक्वालिटी। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि मतलब कि न्याय और समानता की ओर जो है वो कदम बढ़ाने के लिए उस राजा ने क्या किया, तो जितने भी स्लेव्स थे, यानी कि जितने भी गुलाम थे, उन सभी को जो है वो मतलब कि मुक्ति देना, यानी कि उनको जो है वो स्वतंत्रता देने का मतलब कि अनाउंस किया, यानी कि घोषणा की कि मतलब कि राजा जो है वो मतलब कि सभी बंदियों को, सभी कैदियों को जो है वो मतलब कि मुक्ति देंगे, यानी कि आज़ादी देंगे, ताकि हम जो है वो मतलब कि जस्टिस और इक्वालिटी की तरफ जो है वो मतलब कि स्टेप बढ़ा सके। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मैन्यूमेशन यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अपोजिट। दोस्तों अपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त या फिर सटीक। ओके, अपोजिट और अपोजिट में कंफ्यूज नहीं होना है। अपोजिट का मतलब होता है विरोधी और अपोजिट का मतलब होता है बिल्कुल कोई चीज उपयुक्त होना, सटीक होना। यानी कि अपोजिट का मतलब होता है बिल्कुल सही जगह पर किसी चीज का फिट होना, या फिर परफेक्टली सूटेबल या फिर रेलेवेंट होना। जब कोई कमेंट, कोई एग्जाम्पल या फिर कोई डिसीजन सिचुएशन के साथ एग्जैक्ट मैच करे, ना ज्यादा ना कम, तो वो अपोजिट होता है, मतलब कि टू द पॉइंट और वेल चूजन। उसी के साथ हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी डिबेट में जो है वो अगर कोई परफेक्ट एग्जांपल देता है जो उस सिचुएशन के साथ जो है वो बिल्कुल फिट होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो एग्जांपल अपोजिट है, यानी कि वो अपोजिट एग्जांपल कहलाएगा। या फिर सिचुएशन के हिसाब से किया गया कमेंट, तो वो होता है अपोजिट रिमार्क।
या फिर ऐसे में बिल्कुल रेलेवेंट कोटेशन, तो उसे हम कह सकते हैं एपोजिट कोटेशन। ओके, यानी कि ऐसे में जिस टॉपिक पे आप ऐसे लिख रहे हो, अगर आप उससे मिलता जुलता कोई कोटेशन भी अगर उसमें लिखते हो तो वो होता है एपोजिट कोटेशन, क्योंकि वो सिचुएशन में यानी कि उस ऐसे में फिट हो रहा है, उस टॉपिक के हिसाब से मतलब कि सही जा रहा है, तो उसे हम कह सकते हैं एपोजिट कोटेशन। या फिर दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो प्रॉब्लम के लिए सही सॉल्यूशन देना, तो वो होता है एपोजिट सॉल्यूशन। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि एपोजिट का मतलब होता है हाईली अप्रोप्रिएट, परफेक्टली सूटेबल, यानी कि जो चीज़ जो है वो मतलब कि किसी सिचुएशन में फिट हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एपोजिट कहेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है अप्रोप्रिएट, रेलेवेंट या फिर एप्ट। दोस्तों अप्रोप्रिएट का मतलब होता है कोई चीज़ सही होना, यानी कि जो चीज़ मतलब कि सही होती है तो उसे हम अप्रोप्रिएट कह सकते हैं। रेलेवेंट मतलब कि कोई चीज़ मतलब कि किसी चीज़ में फिट होना, यानी कि मिलती जुलती होना, उससे जुड़ी हुई होना, तो उसे हम रेलेवेंट कह सकते हैं। एप्ट का मतलब होता है जैसे कि उचित हम कह सकते हैं, योग्य हम कह सकते हैं, यानी कि जो चीज़ सही है, सटीक है, उपयुक्त है, तो उसे हम कहेंगे अप्रोप्रिएट, रेलेवेंट या फिर एप्ट। वही एंटोनी में हमारे पास है इनअप्रोप्रिएट, यानी कि जो चीज़ जो है वो मतलब कि सही नहीं है। इररेलेवेंट यानी कि जो चीज़ मिलती जुलती नहीं है या फिर उससे जुड़ी हुई नहीं है। या फिर अनसूटेबल, जो चीज़ सूट नहीं करती है उस सिचुएशन के हिसाब से, यानी कि उसे हम क्या कहेंगे, अनसूटेबल कहेंगे, यानी कि जो चीज़ सूट नहीं करती है तो वो अनसूटेबल हो जाती है। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है शी गेव एन अपोजिट रिप्लाई दैट परफेक्टली मैच द सिचुएशन। यानी कि उसने जो है वो मतलब कि बहुत ही रेलेवेंट रिप्लाई दिया, यानी कि बहुत ही मतलब कि सटीक, सही सटीक, बिल्कुल उपयुक्त रिप्लाई दिया, जो कि उस सिचुएशन के साथ परफेक्टली मतलब कि मैच हो रहा था, उस सिचुएशन में परफेक्टली फिट हो रहा था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अपोजिट यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिरेंज। दोस्तों डिरेंज का मतलब होता है अव्यवस्थित करना या फिर मानसिक संतुलन बिगाड़ना। यानी कि डिरेंज का मतलब होता है किसी चीज़ का ऑर्डर, किसी चीज़ का बैलेंस या फिर उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग बिगाड़ देना। ये जो है वो माइंड के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी का मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो उसके भी हम जो है वो डिरेंज करके कह सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए कि कोई सिस्टम है, कोई प्लान है, उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ हो सकता है, मतलब कि किसी चीज़ का अरेंजमेंट खराब हो जाना, तो उसे भी हम जो है वो डिरेंज कह सकते हैं। मतलब जो ठीक से चल रहा हो उसको उल्टा पुल्टा कर देना, उसका बिगड़ जाना, तो उसे हम कहेंगे डिरेंज। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि अचानक कोई बैड न्यूज़ अगर आपको मिलती है तो उससे जो है वो किसी का अगर मेंटल स्टेट खराब हो जाता है, अगर बिगड़ जाता है, तो वो होता है कि आपका माइंड डिरेंज हो चुका है। या फिर लास्ट मोमेंट चेंजेस की वजह से सारा शेड्यूल खराब हो जाना, तो उसे हम कहते हैं कि प्लान्स डिरेंज हो चुके हैं। या फिर एक्सीडेंट की वजह से जो है वो ट्रैफिक सिस्टम में जो है वो केओस मच जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा अफरा तफरी होना, गड़बड़ होना, तो वो होता है सिस्टम डिरेंज हो चुका है। या फिर आपकी स्लीप साइकिल का डिस्टर्ब हो जाना, तो वो होता है रूटीन डिरेंज हो चुका है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि डिरेंज का मतलब होता है डिस्टर्ब, थ्रो इनटू डिसऑर्डर, अपसेट मेंटली और स्ट्रक्चरली, तो उसे हम कह सकते हैं डिरेंज। और ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। दोस्तों अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डिसरप्ट, डिस्टर्ब या फिर अनसेटल। दोस्तों डिसरप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का भंग होना, किसी चीज़ में गड़बड़ होना, कोई चीज़ नाकाम होना, कोई चीज़ तितर बितर होना, नष्ट भ्रष्ट होना या फिर गड़बड़ी फैल जाना, तो उसे हम जो है वो डिसरप्ट कह सकते हैं। डिस्टर्ब का तो आपको मतलब पता होगा, डिस्टर्ब का मतलब होता है कोई चीज़ में जो है वो उतल पुतल हो जाना, कोई चीज़ अव्यवस्थित हो जाना, तो वो होती है डिस्टर्ब हो जाना। अनसेटल का भी मतलब है जो चीज़ सेटल नहीं है, जो चीज़ स्थिर नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसेटल है, यानी कि अस्त व्यस्त है, यानी कि अनसेटल है। तो ये सारे हमारे क्या है, सिनोनिम्स है, जिसमें हमने डिसरप्ट पढ़ा, डिस्टर्ब पढ़ा और अनसेटल पढ़ा। अब एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है अरेंज, ऑर्गेनाइज या फिर स्टेबलाइज। दोस्तों अरेंज या फिर ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो मतलब कि एक ऑर्डर में होना, कोई चीज़ एक क्रम में होना, कोई चीज़ जो है वो अपनी जगह पर होना, बिल्कुल सही सटीक होना, तो उसे हम अरेंज भी कह सकते हैं, ऑर्गेनाइज भी कह सकते हैं। और स्टेबलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ में स्थिरता होना, यानी कि कोई चीज़ मतलब कि बिगड़ी हुई ना होना या फिर अस्त व्यस्त ना होना, एक जगह पर होना, स्टेबलाइज होना, तो उसे हम कहेंगे स्टेबलाइज। यानी कि ये सारे हमारे क्या है, तो एंटीनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द सडन चेंजेस इन प्लान्स डिरेंज द एंटायर शेड्यूल फॉर द डे। यानी कि अचानक से जो मतलब कि प्लान्स में चेंजेस हुए थे, उसकी वजह से जो मतलब कि पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो खराब हो चुका था, बिगड़ चुका था, या मतलब कि डिस्टर्ब हो चुका था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डिरेंज यानी क्या होता है और किस तरह आपको इसका यूज़ करना है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है परसिक्यूट। दोस्तों परसिक्यूट का मतलब होता है उत्पीड़न करना, सताना, परेशान करना या फिर अत्याचार करना किसी पर। यानी कि परसिक्यूट का मतलब होता है किसी पर्सन या फिर ग्रुप को लगातार टारगेट करना, उनको हरास करना या फिर अनफेयर तरीके से उन्हें सफ़र करवाना। ये जो है वो अक्सर रिलीजन की वजह से, यानी कि हमारे धर्म धर्म की वजह से हो सकता है, हमारी बिलीव्स की वजह से, यानी कि जो हमारी मान्यता होती है, हमारी श्रद्धाएं होती है किसी के प्रति, किसी भगवान के प्रति या फिर किसी और रिलीजन के प्रति, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। रेस की वजह से हो सकता है, फिर ओपिनियंस की वजह से, यानी कि हमारे आइडियाज़ की वजह से भी ये हो सकता है। ये जो है वो एक बार का एक्ट नहीं होता है, बल्कि कंटिन्यूअस ऑपरेशन या फिर क्रुएल्टी होती है, यानी कि बार बार आपको सताया जाता है, परेशान किया जाता है, आप पर जो है अत्याचार किए जाते हैं, आपका शोषण किया जाता है, तो उसे हम परसिक्यूट कहते हैं। मतलब कि जानबूझकर किसी को दबाने की कोशिश करना, उन्हें सप्रेस करने की कोशिश करना या फिर परेशान करने की कोशिश करना, दैट्स परसिक्यूट। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कम्युनिटी है, अगर उनको जो है वो उनकी बिलीव्स की वजह से, यानी कि उनकी जो श्रद्धाएं हैं, उनकी जो मान्यता है, किसी गॉड के प्रति हो सकती है, किसी और चीज़ के प्रति हो सकती है, तो अगर उनको उनकी वजह से जो है वो पनिश किया जाता है, उनके बिलीफ की वजह से, तो वो होता है कि कम्युनिटी जो है वो परसिक्यूटेड है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो स्कूल में किसी स्टूडेंट को बार बार बुली करना, उन्हें सताना, तो वो होता है स्टूडेंट परसिक्यूटेड। या फिर गवर्नमेंट का डिसिडेंट्स को जो है वो हरास करना, यानी कि जो डिसिडेंट्स का मतलब होता है जो हमारे समाज में जो मतलब कि असंतुष्ट लोग हैं, जो मतलब कि सेटिस्फाइड नहीं होते हैं मतलब कि आसानी से, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि जिनके पास अम्यूनिटीज़ नहीं है या फिर रिसोर्सेज नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं अगर उनको गवर्नमेंट हरास करती है, जो पहले से परेशान है, तो उन्हें हम कहेंगे कि पॉलिटिकल परसिक्यूशन हो रहा है। या फिर वर्क प्लेस में किसी को अनफेयरली टारगेट करना, यानी कि उसे ही टारगेट बनाकर बार बार परेशान करना, तो वो होता है एम्प्लॉय परसिक्यूटेड। यानी कि किसी कर्मचारी को परसिक्यूट किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे एम्प्लॉय परसिक्यूटेड। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि परसिक्यूट का मतलब होता है हरास और ऑप्रेस समवन अनफेयरली ओवर टाइम। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है हरास, ऑप्रेस या फिर टॉर्मेंट। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है, हरास का मतलब होता है परेशान करना, ऑप्रेस का मतलब होता है उत्पीड़न करना, टॉर्मेंट का भी मतलब होता है एक तरीके से सताना किसी को, यानी कि परेशान करना, सताना, उत्पीड़न करना, शोषण करना, अत्याचार करना। तो ये सारे जो है वो इस सेंस में हम इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है प्रोटेक्ट, सपोर्ट या फिर डिफेंड। दोस्तों प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो सुरक्षित रखना। सपोर्ट का मतलब होता है किसी को मतलब कि एक तरीके से सहायता देना। या फिर डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है मैनी पीपल वर परसिक्यूटेड फॉर देयर बिलीव्स एंड फोर्स टू लीव देयर होम्स। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि बहुत सारे लोगों को जो है वो उनकी बिलीव्स, यानी कि उनकी श्रद्धाओं के लिए, यानी कि जिस तरीके से वो किसी चीज़ में अगर उनकी श्रद्धा है, कोई भगवान हो सकता है, कोई मतलब कि कोई यानी कि धर्म उपदेशक हो सकता है, या फिर कोई कम्युनिटी हो सकती है, अगर पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेकर किसी व्यक्ति की श्रद्धा है, तो ऐसे लोगों को जो है वो मतलब कि बार बार परेशान किया जा रहा था, उन्हें जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा पर अत्याचार हो रहे थे, और उन्हें जो है वो उनका घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था, उनकी जगह छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो इस तरीके से आपको समझना है कि परसिक्यूट यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है साइनिक। दोस्तों साइनिक का मतलब होता है निंदक या फिर अविश्वासी व्यक्ति। यानी कि साइनिक का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो लोगों के एक्शंस के पीछे हमेशा सेल्फिश या फिर नेगेटिव मोटिव देखता हो, और जो इजीली किसी की भी सिंसियरिटी पर बिलीव ना करे। यानी कि साइनिक अक्सर क्या बोलते हैं कि लोग कुछ भी बिना फायदे के नहीं करते हैं, मतलब कि ओवरली डाउटफुल एंड डिस्ट्रस्टफुल माइंडसेट जिनका होता है वो साइनिक होते हैं। यानी कि हर चीज़ में वो जो है वो डाउट करते हैं, यानी कि उनको जो है वो हमेशा क्या होता है, तो शंका होती है किसी भी चीज़ में कि ऐसा ये पर्सन क्यों ही करेगा, यानी कि उसका अगर कोई फ़ायदा नहीं है तो वो मेरी मदद क्यों करेगा या फिर मेरे लिए ऐसा क्यों करेगा। यानी ये जो डाउट वाला जो एक माइंडसेट होता है उसे हम साइनिक कह सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई अगर चैरिटी जैसी चीज़ को भी पब्लिसिटी स्टंट कह देता है, तो वो होता है साइनिक रिएक्शन। या फिर मान लीजिए कि किसी की हेल्प को हिडन एजेंडा समझना, कि ये जो है वो मतलब कि हेल्प करके जो है वो लोगों को दिखाना चाहता है कि वो कितना अच्छा है और उसके पीछे उसका कुछ फ़ायदा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये साइनिक माइंडसेट है। या फिर मतलब कि पॉलिटिकल प्रोमिसेस पर बिल्कुल भी भरोसा ना करना, तो वो होता है पॉलिटिकल साइनिक। यानी कि सिंपल वर्ड्स में साइनिक का मतलब होता है वन हु डाउट्स अदर सिंसियरिटी एंड मोटिव्स, यानी कि जो दूसरों की मोटिव्स और सिंसियरिटी पर मतलब कि शक करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि साइनिक हम उसे कहेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है स्केप्टिक, डाउटर या फिर पेसिमिस्ट। दोस्तों स्केप्टिक का मतलब होता है जो शक करता है यानी कि संशय करता है, या फिर मतलब कि जिसे हमेशा जो है वो डाउट रहता है तो वो स्केप्टिक होता है। डाउटर का भी सेम मतलब है, जो डाउट करता है तो उसे हम डाउटर कह सकते हैं। पेसिमिस्ट का मतलब होता है जो हमेशा किसी चीज़ में नेगेटिव पॉइंट निकालता है, यानी जो नेगेटिव सोचता है अपने बारे में या फिर अपनी लाइफ के बारे में या फिर जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में, तो वो पेसिमिस्ट होता है, यानी कि नेगेटिव सोच वाला पेसिमिस्ट होता है। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास है आइडियलिस्ट, ऑप्टिमिस्ट या फिर बिलीवर। आइडियलिस्ट का मतलब होता है आदर्शवादी, यानी कि जिसे हम एक तरीके से आदर्श के तौर पर देखते हैं तो उसे हम आइडियलिस्ट कह सकते हैं। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है अपने फ्यूचर के बारे में, हर चीज़ों में पॉजिटिविटी देखता है या फिर पॉजिटिव पॉइंट्स देखता है, तो उसे हम ऑप्टिमिस्ट कह सकते हैं। बिलीवर का मतलब होता है जो भरोसा करता है, यानी कि जो मतलब कि विश्वास करता है, तो वो होता है बिलीवर। तो ये सारे हमारे हैं एंटोनिम्स। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है एज अ साइनिक ही डाउटेड दैट एनीवन वुड हेल्प विदाउट एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक साइनिक होने के नाते, यानी कि एक डाउट करने वाला इंसान होने के नाते उसकी क्या सोच थी कि कोई भी जो है वो कुछ भी बिना फायदे के नहीं करता है, यानी कि कोई भी तब तक आपकी मदद नहीं करता है, तब तक आपका काम नहीं करता है जब तक उसको अपना फायदा उसमें नहीं दिखाई देता। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेलिंक्वेंट। दोस्तों डेलिंक्वेंट का मतलब होता है अपराधी या फिर अपना कर्तव्य काम पर ना करने वाला, यानी कि टाइम पर ना करने वाला, सॉरी, यानी कि अपना कर्तव्य में चूक करने वाला या फिर अपना काम टाइम पर ना करने वाला, तो उसे हम कह सकते हैं डेलिंक्वेंट। यानी कि डेलिंक्वेंट का मतलब होता है जो अपनी ड्यूटी, अपना रूल या फिर अपने लॉ को फॉलो नहीं करता है या फिर टाइम पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करता है। ये जो वर्ड है वो लॉ ब्रेकिंग यूथ के लिए, लेट पेमेंट्स के लिए या फिर नेग्लिजेंट बिहेवियर के लिए, यानी कि तीनों के लिए यूज होता है। मतलब कि जिम्मेदारी से भागना या फिर रूल्स को तोड़ना, दैट्स अ डेलिंक्वेंट। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप स्कूल में कोई रूल्स तोड़ते हो तो आप डेलिंक्वेंट हो, या फिर लोन या फिर बिल जो है वो टाइम पर ना भरना, तो वो होता है डेलिंक्वेंट पेमेंट। या फिर एम्प्लॉय जो ड्यूटीज को इग्नोर करता है तो वो होता है डेलिंक्वेंट एम्प्लॉय। या फिर टैक्स टाइम पर ना देना तो वो होता है टैक्स डेलिंक्वेंट। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि डेलिंक्वेंट का मतलब होता है नेग्लेक्टफुल ऑफ ड्यूटी या फिर ऑफेंडर, यानी कि जो किसी मतलब कि ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभाता है, रूल्स या फिर लॉज को फॉलो नहीं करता है, तो उसे हम कह सकते हैं डेलिंक्वेंट। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है ऑफेंडर, लॉ ब्रेकर या फिर डिफॉल्टर। दोस्तों इन तीनों का ही क्या मतलब होता है? ऑफेंडर का मतलब होता है किसी चीज़ के खिलाफ जाने वाला, प्रोटेस्ट करने वाला, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑफेंडर कहेंगे। यानी कि जो विरोध में होता है, हमेशा खिलाफ में होता है, फॉलो नहीं करता किसी चीज़ को, तो वो होता है ऑफेंडर। लॉ ब्रेकर का मतलब होता है कि कानून को तोड़ने वाला, यानी कि नियमों को तोड़ने वाला। डिफॉल्टर का भी यही मतलब होता है, गलतियां करने वाला, किसी की बात न सुनने वाला, एक तरीके से अपराधी जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि एक तरीके से गुनाह करने वाला या फिर जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझता हो, तो उसे हम डिफॉल्टर कह सकते हैं। वही एंटनी में हमारे पास है लॉ अबाइडिंग, रिस्पॉन्सफुल या फिर रिस्पॉन्सिबल या फिर ड्यूटीफुल। दोस्तों इसका मतलब होता है, लॉ अबाइडिंग का मतलब होता है जो नियमों को फॉलो करता है, नियमों का पालन करता है, तो वो होता है लॉ अबाइडिंग। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार, यानी कि जो जिम्मेदारियां उठाता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, तो वो होता है रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति। या फिर ड्यूटीफुल का मतलब होता है जो अपना कर्तव्य अच्छे से करता है, टाइम पर करता है, अपना काम करता है, तो वो होता है ड्यूटीफुल, यानी कि एक तरीके से ये भी जिम्मेदार व्यक्ति ही होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में इतना ध्यान रखना है कि डेलिंक्वेंट का मतलब होता है जो अपनी ड्यूटीज को निग्लेक्ट करता है, जो मतलब कि एक तरीके से ऑफेंडर होता है। और उसी उसी एंटनी में हमने क्या पढ़ा है कि कोई रूल्स को जो है वो फॉलो कर रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबल है, अपनी जिम्मेदारियां समझ रहा है, तो वो हमारे हैं एंटनिम्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द डेलिंक्वेंट स्टूडेंट वॉज वार्न्ड फॉर रिपीटेडली स्किपिंग क्लासेस। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक लापरवाह बच्चा था जो हमेशा जो है वो क्लासेस स्किप किया करता था। यानी कि एक जो है वो मतलब कि बच्चा था जो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता था या फिर रूल्स को तोड़ रहा था, तो उसे जो है वो टीचर के द्वारा वार्निंग मिली कि वो अपनी क्लासेस जो है वो मतलब कि बार बार स्किप या फिर बंक ना करे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डेलिंक्वेंट यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है टेडियम। दोस्तों टेडियम का मतलब होता है ऊब या फिर निरस्ता, यानी कि एक तरीके से बोरियत जिसे हम कह सकते हैं, तो वो टेडियम होता है। यानी कि टेडियम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोरडम, बहुत ज़्यादा मोनोटनी या फिर मेंटल थकान, जो किसी काम को बार बार करने से या फिर लंबे समय से करने से आ जाती है। ये फीलिंग होती है कि जब काम इंटरेस्टिंग ना रहे और लगने लगे कि बस ये काम जो है वो जल्दी से खत्म हो जाए, अब और नहीं किया जाएगा, मतलब कि एंडलेस बोरिंग फीलिंग, तो उसे हम कहेंगे टीडियम। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप सेम लेक्चर रोज रोज सुन रहे हो तो टीडियम ऑफ रूटीन क्लासेस हम उसे कह सकते हैं, यानी कि आप बोर हो रहे हो। या फिर लॉन्ग मीटिंग्स करना बिना पॉइंट्स के, यानी कि जिसमें कोई जो है वो पॉइंट नहीं है, जिसमें जो है वो कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन लंबी लंबी मीटिंग्स चल रही है, तो वो होता है टीडियम ऑफ मीटिंग्स। या फिर ट्रैफिक में लंबा वेट करना, यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक वेट करना, तो वो होता है टीडियम ऑफ द डिले। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि टेडियम का मतलब होता है बोर्डम कॉज्ड बाय मोनोटनी और रेपिटेशन, यानी कि किसी चीज़ के रेपिटेशन होने की वजह से या फिर किसी चीज़ में जो है वो इंटरेस्ट ना होने की वजह से जो है वो बार बार अगर आपको बोरियत फील होती है, तो वो होता है टेडियम। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है बोर्डम, मोनोटनी या फिर वियरीनेस। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बोरियत होना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना आना, ऊब जाना, बिल्कुल किसी चीज़ में निरस्ता होना, तो उसे हम कह सकते हैं बोर्डम, मोनोटनी या फिर वियरीनेस। वही एंटोनी में हमारे पास है इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट या फिर इंजॉयमेंट, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिसमें आपको इंटरेस्ट है, रुचि है, एक्साइटमेंट है, यानी कि उसमें आपको ऊर्जा फील होती है, एनर्जी फील होती है, एंजॉय करते हो आप उस चीज़ को, तो उसे हम कह सकते हैं इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट या फिर एंजॉयमेंट। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द लॉन्ग लेक्चर फिल द स्टूडेंट्स विद टीडियम एंड मेनी स्ट्रगल टू स्टे अवेक। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक लंबे लेक्चर ने जो है वो मतलब कि स्टूडेंट्स को पूरा बोरियत से भर दिया था। उसकी वजह से जो है वो कुछ बच्चे तो मतलब कि ऐसे जागने में भी स्ट्रगल कर रहे थे, उनको नींद आने लगी थी, इतना ज़्यादा वो बोर हो चुके थे वो लंबे लेक्चर को सुन सुन के। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि टेडियम यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्प्लेनेटिक। दोस्तों स्प्लेनेटिक का मतलब होता है चिड़चिड़ा या फिर क्रोधी, यानी कि स्प्लेनेटिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इरिटेबल, चिड़चिड़ा या फिर बैड टेम्पर्ड होना, अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, तो उसे हम स्प्लेनेटिक कह सकते हैं। ये जो मूड है वो लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, जैसे कि कोई हमेशा अगर खुन्नस में रहता हो तो उसे हम स्प्लेनेटिक कह सकते हैं। मतलब कि परमानेंट इरिटेशन या फिर बिटरनेस का एटीट्यूड होना, तो वो होता है स्प्लेनेटिक। और साथ ही साथ हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि ट्रैफिक में हर बात पर गुस्सा करना किसी ड्राइवर का, तो वो होता है स्प्लेनेटिक ड्राइवर। या फिर ऑफिस में हमेशा कंप्लेंट करता हुआ एम्प्लॉय, यानी कि ऐसा कर्मचारी जो हमेशा किसी न किसी बात पर कंप्लेंट ही करता है बड़े गुस्से के साथ, यानी कि इरिटेट होके, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो स्प्लेनेटिक कलीग है। या फिर छोटी छोटी बात पर जो है वो फैमिली पर भड़क जाना, तो वो होता है स्प्लेनेटिक मूड। या फिर सोशल मीडिया पर हर पोस्ट पर नेगेटिव कमेंट करना, तो वो होता है स्प्लेनेटिक रिस्पॉन्स। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि स्प्लेनेटिक का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड या फिर इरिटेबल या फिर एंग्री। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है इरिटेबल, टेस्टी या फिर इल टेम्पर्ड। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है, कोई अगर मान लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा है, मतलब कि जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो इरिटेबल है। टेस्टी, इस टेस्टी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होना। या फिर इल टेम्पर्ड है, यानी कि जिसका मतलब कि हमेशा जो है वो पारा चढ़ा हुआ होता है, या फिर जिसको जल्दी से गुस्सा आ जाता है, तो उसे हम इल टेम्पर्ड कह सकते हैं। एंटोनी में हमारे पास है चीयरफुल, काम या फिर गुड नेचर्ड। चीयरफुल या फिर काम का मतलब होता है जो मतलब कि हमेशा शांत रहता है, हंसी खुशी रहता है, मतलब कि चीयरफुल है, बहुत ज़्यादा जो है वो मिलनसार है, हमेशा हंसता रहता है, खुश रहता है। या फिर गुड नेचर्ड है, यानी कि जिसका नेचर अच्छा है, तो उसे हम कह सकते हैं चीयरफुल, काम या फिर गुड नेचर्ड, जो कि हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही बिकेम स्प्लेनेटिक आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क एंड स्नैप्ड एट एवरीवन अराउंड हिम। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि काम में जो है वो लंबे दिन के बाद, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो काम होने के बाद जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा वो चिड़चिड़ा हो चुका था, और जो भी उसके पास आसपास था, यानी कि जो भी उसके आसपास मौजूद था या फिर जो भी उससे बात करने आता था, तो वो सब पे गुस्सा हो जाता था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि स्प्लेनेटिक यानी क्या है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सेगवे। दोस्तों इसे सेगवे प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है सहज फिर बिना रुके आगे बढ़ना। यानी कि सेगवे का मतलब होता है स्मूथली एक टॉपिक, एक एक्टिविटी या फिर पार्ट से दूसरे में मूव करना बिना ऑकवर्ड ब्रेक के। जब ट्रांजिशन इतना नेचुरल हो कि पता ही ना चले कि कब चेंज हो गया, तो वो सेगवे होता है। ये जो वर्ड है वो कॉन्वर्जेशंस में यूज़ हो सकता है, मूवीज़ में या फिर म्यूज़िक में, प्रेजेंटेशंस में काफ़ी यूज़ होता है। मतलब कि फ्लो के साथ आगे बढ़ना बिल्कुल स्मूथ, ताकि सामने वाले को पता ही ना चले कि कब आप एक टॉपिक से, एक एक्टिविटी से या फिर एक पार्ट से दूसरे एक्टिविटी, टॉपिक या फिर पार्ट में जा चुके हो, तो उसे हम सेगवे कहेंगे। उसी तरीके से हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि स्पीकर का एक टॉपिक से दूसरे पर स्मूथली जाना, तो वो होता है स्मूथ सेगवे। या फिर मूवी सीन का बिना झटके के नेक्स्ट सीन में जाना, तो वो होता है विजुअल सेगवे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि सेगवे का मतलब होता है स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बहुत ही स्मूथली, मतलब कि ट्रांजिशन होना, यानी कि बदलाव होना, चेंज होना, तो उसे हम कहेंगे सेगवे। और ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है ट्रांजिशन, शिफ्ट या फिर मूव। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है कि एक तरीके से बदलाव होना, चेंज होना, परिवर्तन होना, किसी चीज़ का मूव होना, तो उसे हम कह सकते हैं ट्रांजिशन होना, शिफ्ट होना या फिर मूव होना। एंटोनिम में हमारे पास है ब्रेक, स्टॉप या फिर डिसरप्शन। ब्रेक या स्टॉप का मतलब होता है किसी चीज़ में रुकावट आना, कोई चीज़ रुक जाना। डिसरप्शन का भी मतलब होता है किसी चीज़ में बाधा आना बेसिकली, तो उसे हम कह सकते हैं डिसरप्शन। यानी कि ये सारे हमारे हैं एंटोनिम्स। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द स्पीकर स्मूथली सेगवेड फ्रॉम द इंट्रोडक्शन इनटू द मेन पार्ट। यानी कि जो स्पीकर है, यानी कि जो बोलने वाला व्यक्ति था, वो जो है वो इतना स्मूथली जो है वो, मतलब कि इंट्रोडक्शन से मेन पार्ट की तरफ गया। यानी कि उसने जो है वो बहुत ही स्मूथली, यानी कि अपने इंट्रोडक्शन को मेन पार्ट में जो है वो ट्रांजिट कर लिया कि किसी को भी पता नहीं चला। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सेगवे यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है अज्जर। दोस्तों अज्जर का मतलब होता है शपथ पूर्वक आग्रह करना या फिर गंभीरता से आदेश देना। यानी कि अज्जर का मतलब होता है किसी को बहुत ही सीरियसली या फिर फोर्सफुली कहना या फिर रिक्वेस्ट करना। अक्सर ओथ यानी कि शपथ, ड्यूटी या फिर मॉरल प्रेशर के साथ। ये जो है वो नॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं होती है, बल्कि स्ट्रॉन्ग अपील या फिर कमांड होती है, जिससे इग्नोर करना मुश्किल हो सकता है। मतलब कि सोलेम और अर्जेंट तौर पर कहना, दैट्स अज्जर। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओगे कि अज्जर यानी क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई जज है, उसका जो विटनेस है, विटनेस यानी कि जो मतलब कि एक सफाई देने वाला जो व्यक्ति होता है, विटनेस गवाही देने वाला, अगर उसको कहा जाए कि आप जो है वो सिर्फ सच बोलना, यानी कि सच के सिवा कुछ भी मत बोलना, जज का विटनेस को सच बोलने के लिए कहना, अपील करना, तो क्या कहेंगे हम कि जज अज्जर द विटनेस। या फिर पेरेंट का इमोशनल टोन में बच्चे को गलत रास्ते से बचने को कहना, तो वो होता है कि पेरेंट जो है वो बच्चों को अज्जर कर रहे हैं। या फिर लीडर का नेशन से यूनिटी की अपील करना, तो हम कहेंगे लीडर अज्जर्स द पीपल। या फिर फ्रेंड का सीरियस सिचुएशन में स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करना, तो वो होता है अज्जर इन अर्जेंसी। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि अज्जर का मतलब होता है अर्ज और कमांड सोलेमली और फोर्सफुली, यानी कि किसी को जो है वो मतलब कि रिक्वेस्ट करना, फोर्सफुली कुछ कहना, तो उसे हम कह सकते हैं अडजर करना। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है अर्ज, ट्रीट या फिर कमांड। दोस्तों अर्ज का मतलब होता है किसी को आग्रह करना, एंट्रीट का मतलब होता है विनती करना, कमांड का मतलब होता है एक तरीके से आदेश देना। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए एंटोनिम के बारे में, तो एंटोनिम में हमारे पास है डिस्करेज, डिसऑर्ड या फिर रिक्वेस्ट लाइटली। यानी कि डिस्करेज का मतलब होता है किसी को हतोत्साहित करना, किसी का मनोबल कम करना। डिसऑर्ड का मतलब होता है किसी को रोक लेना। रिक्वेस्ट लाइटली का मतलब होता है किसी को बहुत ही लाइटली, यानी कि सॉफ्ट मैनर में रिक्वेस्ट करना। तो वो होता है हमारा डिस्करेज, डिसऑर्ड या फिर रिक्वेस्ट लाइटली। ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द जज अज्जर द विटनेस टू स्पीक ओनली द ट्रूथ। यानी कि जज ने क्या किया कि विटनेस को जो है वो सच बोलने के लिए कहा कि यानी कि आप क्या करना कि सिर्फ सच बोलना। तो इस तरीके से यानी कि जज ने रिक्वेस्ट की, या फिर हम कमांड भी कह सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, या फिर फोर्सफुली कहने के सेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप, आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि अज्जर यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ हम अलग अलग सेंटेंसेस में कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं, साथ ही साथ एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।